गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूंगी। इससे पिछले चैप्टर विच वाज चैप्टर नंबर 6 जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, हमने उसमें स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के ही फेज को कवर किया था और कुछ कंपैरेटिव और कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज को इन्वेट किया था। इस चैप्टर में भी हम स्ट्रैटेजीज ही के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑप्ट टू pertaining to any of the situation it is facing. What is corporate strategy? It is particularly a plan, a choice of a direction which a firm may be opting, ठीक है, to perform the activities of its business. There can be three various sort of strategies which a firm may be opting. The first is the directional strategy, second is portfolio analysis, and third is the parenting strategy. ठीक है, in this chapter we'll be covering the first type of strategies, which is the directional strategies. So let us begin with what is directional strategy. A corporation's directional strategy is composed of three general orientations, sometimes called the grand strategies, which are the growth strategy, stability strategy and retrenchment strategy. अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की वो तमाम मेजर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जो कोई भी फर्म परफॉर्म करती नज़र आ रही होती है, विच इज़ वाई इन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ भी कहा जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी ये कि जब कंपनी अपनी एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ की तरफ सोचती है तो दैट पर्टिकुलरली इज़ द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सेकंड इज़ द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी का टाइप है अंडर द डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी इन विच द कंपनी डज नॉट गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ चेंज एंड कंटिन्यू टू remain in a stable position of the activities it is performing. And retrenchment strategies is particularly when a company decides to reduce the level of activities. अगर वो अपने किसी एरिया को रिड्यूस करना चाहती है, कोई सॉर्ट ऑफ जो है वो रिट्रेंचमेंट परफॉर्म करती है, तो ऐसी सूरत में जो स्ट्रैटेजीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करती है उनको रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज कहते हैं. लेट अस डिस्कस ईच वन ऑफ दीज इन अ लिटिल डिटेल. फर्स्ट स्टार्टिंग विद द ग्रोथ स्ट्रैटेजी. ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है? नाम से ही जाहिर है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विद इन और आउटसाइड द इंडस्ट्री ग्रो करने का सोचती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. फॉर प्रॉपर सर्वाइवल एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग या कीप्स ऑन द पेस टूवर्ड्स द ग्रोथ. वो ग्रोथ के ऑप्शन को जो है वो कभी लेफ्ट ओवर करने का नहीं सोचती. हेल्ड कॉन्स्टेंट के ऑर्गेनाइजेशन एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है और वो एम्पल रिसोर्सेज और बिजनेस रूटीन्स और एक फिक्स्ड बिजनेस रूटीन्स और एक्सटर्नल टाइज बड़े अच्छे से रखती है. बिकॉज ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के जो एंड रिजल्टिंग जो सिचुएशंस होती हैं उनके साथ कोप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास बेटर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. कोई स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के सिचुएशन को और उसके बाद एंड रिजल्ट्स को सर्वाइव नहीं कर पाती. जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली या एक्सटर्नली बोथ स्फेयर्स में ग्रो कर सकती है. फर्स्ट, अगर वो इंटरनली ग्रो करती है तो वो अपनी ही रिलेटेड फर्म को, अपनी ही प्रोडक्ट लाइन को ग्लोबली या डोमेस्टिकली जो है वो ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है. एंड सेकंड, अगर वो एक्सटर्नली ग्रोथ की तरफ जाती है तो वो इन तीन ऑप्शंस को परफॉर्म करती है, यानी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या तो मर्जर परफॉर्म करती है, एक्विजिशन करती है या स्ट्रैटेजिक अलायंस में चली जाती है. मर्जर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जब मर्जर परफॉर्म करती है तो यहाँ पर मैं वेरी सिंपलिस्टिक एक इक्वेशन देती हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी. यानी कि आपके पास जो मर्जर एक्टिविटी होती है उसमें जो दो फर्म्स होती हैं, अगर वो मर्जर का डिसाइड करती हैं तो दोनों की आइडेंटिटीज़ एक दूसरे के साथ जम हो जाती हैं और एक नई आइडेंटिटी के साथ जो है वो इमर्ज होती है मार्केट में. देन हमारे पास आ जाता है एक्विजिशन. एक्विजिशन पर्टिकुलरली आपका क्या होता है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेती है. यहाँ पर इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए होती है, गिवन दैट a आपकी एक्वायरर फर्म है और b आपकी एक्वायर्ड फर्म है.
थर्ड आपके पास आ जाता है स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस को इन डिटेल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इफ़ यू वांट टू रिकॉल आई जस्ट स्विच टू द प्रीवियस लेक्चर। अच्छा, मर्जर को जो मैंने a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये मैंने इसकी बड़ी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन बताई है और सिंपलिस्टिक इक्वेशन बताई है। देयर कैन बी वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ मर्जर्स, तो आप वो भी रिकॉल कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस दो किस्म की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ऑप्ट कर सकती हैं, कंसंट्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन। कंसंट्रेशन ये है कि अपनी ही इंडस्ट्री या एक ही इंडस्ट्री के अंदर अपनी वो प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई कर दे, तो ऐसी सूरत में वो कंसंट्रेशन की एक्टिविटी कंसंट्रेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी ऑप्ट करती है। लेकिन अगर वो डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखती है तो वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को डिफरेंट और इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड करने का सोचती है। वेल, just invade each one of these in detail. First हमारे पास है concentration. Under the growth strategy in concentration, company just performs the vertical growth. Vertical growth ये होती है कि अपने value chain के across upper या lower sphere के अंदर अगर company अपने growth की activity perform करती है तो ऐसी सूरत में वो vertical growth कर रही होती है। Vertical growth can be achieved by taking over a function previously provided by a supplier or by a distributor. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर वो अपने सप्लायर्स या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जो है वो ग्रो करती है या उनकी एक्टिविटीज़ को उन या किसी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है या जो है वो स्ट्रैटेजिक अलायंस परफॉर्म करती है, तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, वर्टिकल ग्रोथ कर रही होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आज इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकल ग्रोथ करती है तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रही होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द डिग्री टू विच अ फर्म ऑपरेट्स वर्टिकली इन मल्टीपल लोकेशंस on an industry's value chain from extracting raw material to manufacturing to retailing. अगर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन, तो हमने पिछली क्लास में लास्ट क्लास में वैल्यू चेन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो वैल्यू चेन के अक्रॉस अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करती है या एक्सपैंड करती है तो ऐसी सूरत में जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन करती है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन यहाँ पर वर्टिकल इंटीग्रेशन की दो मेजर टाइप्स हैं विच इज़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। Backward integration along this vertical integration is moving in the backward direction, यानी मैन्युफैक्चरिंग फर्म अगर अपने सप्लायर फर्म के साथ जो है वो मर्जर, एक्विजिशन या स्ट्रेटेजिक अलायंस के किसी वे को ऑप्ट करते हुए इंटीग्रेट करती है तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है कि अगर कोई फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और वो फॉरवर्डली अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मर्जर, एक्विजिशन या स्ट्रेटेजिक अलायंस परफॉर्म करते हुए इंटीग्रेट करती है तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है। अक्रॉस दिस लाइन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूविंग जो है वो इंटीग्रेशन है या वर्टिकल इंटीग्रेशन है। वर्टिकल लाइन का तो आपको आइडिया होगा, एक वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने टॉप टू बॉटम की एक्टिविटीज़ वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में किसी एक तरफ भी इन्वेड करने का सोचती है, एक्सपैंड करने का सोचती है तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करती है। हेल्ड कांस्टेंट के वो बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, इसी से रिलेटेड वो अपनी एलीज और वो अपने एलीज क्रिएट करती है या उनके साथ इंटीग्रेट करती है। अब यहाँ पर हैरिक्सन ने एक चार्ट प्रेजेंट किया है कि इंटीग्रेशन जो है वो इट कैन रेंज फ्रॉम फुल इंटीग्रेशन टू ज़ीरो इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन होता है कि वो किस हद तक इंटीग्रेट करेगी। ज़्यादा इंटीग्रेट करेगी मींस सारी अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी जो सप्लाईज हैं या अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फुल ऑन 100% अपने हाथ में ले लेती है, तो ऐसी सूरत में वो फुल इंटीग्रेशन करती है। देन टेपर इंटीग्रेशन and long-term contract. Let us discuss each one of these in a little detail onwards. Full integration तो आपको आइडिया हो गया। A firm internally makes 100% of its key supplies and completely controls its distributors. ऐसी सूरत में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने 100% की सप्लाईज को इंटरनली परफॉर्म करती है, यानी अपने सप्लाईज इंटरनली जनरेट करती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है ना, तो ये है फुल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेपर इंटीग्रेशन। टेपर इंटीग्रेशन में क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्करेंट सोर्सिंग। अ फर्म इंटरनली प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स एंड बाइज द रेस्ट फ्रॉम आउटसाइड सप्लाईज।
ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सप्लाईज को बिल्कुल भी इंटरनली प्रोड्यूस नहीं करती या इंटरनली जनरेट नहीं कर रही होती। ऐसी सूरत में इट जस्ट मूव्स ऑन, या लेस देन हाफ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लेस देन हाफ इंटरनली जनरेटेड सप्लाईज होते हैं, बाकी के जितने भी परसेंटेज ऑफ सप्लाईज होते हैं वो आउटसाइड जो है वो खरीदे जा रहे होते हैं। तो ये हो गई टेपर इंटीग्रेशन। इससे नेक्स्ट आती है कॉसी इंटीग्रेशन। अ कंपनी डज नॉट मेक एनी ऑफ इट्स की सप्लाईज बट परचेजेस मोस्ट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स दैट आर अंडर इट्स पार्शियल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर कंपनी अपने सप्लाईज को या की सप्लाईज को खुद जनरेट नहीं कर रही होती, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, बल्कि ये आउटसाइड परचेज कर रही होती है। और परचेज भी किन से करती है? जो इसके साथ पार्शियल कंट्रोल में होते हैं। पार्शियल कंट्रोल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फर्म एक्वायर कर सकती है और उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग डिसाइड करती है कि किस हद तक उसको वोटिंग राइट मिलते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी BMS की एग्जांपल दी गई है जिसने परचेज किए थे कॉमन स्टॉक इन इमक्लोन के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन स्टॉक 17% की परचेज जो है वो इस वक्त BMS के पास है, विच सर्टनली मीन्स दैट इट हैज़ अ पार्ट टू से। जब a company gains a part to say after some of its holding in the common stock, वो कुछ हद तक अपने डिसीजंस, उस कंपनी के डिसीजंस को एक्सेस कर सकती है। तो ऐसी सूरत में कॉसी इंटीग्रेशन में अब मैं आपको बताऊं कि क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन। समहाउ पार्शियल कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ले लेती है और उसके सप्लाईज को अपने पास चैनल कर देती है, विच सर्टनली इज द कॉसी इंटीग्रेशन। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ पर्टिकुलरली द सिचुएशन इन विच द कंपनी डज नॉट गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ इंटीग्रेशन। वो कोई ख़ास इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करती, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में साइन हो जाता है, जिसमें फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कोई भी फर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि वो सप्लाईज को आपके पास चैनल करती रहेगी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। और एक कभी कभार उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिवली भी रिटर्न होता है कि जब तक आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, किसी कंपैटिटिव फर्म को सप्लाईज प्रोवाइड ना करे या डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, इफ इट इज़ द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये तो हो गए हमारे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी थी उससे रिलेटेड, कंसंट्रेशन इंटीग्रेशन पढ़ी थी उससे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और है कि ऑर्गेनाइजेशन विद टाइम वर्टिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की तरफ नहीं जाती, बट वो ज़्यादातर कोशिश करती है कि कोई कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अपने सप्लायर्स या अपने कंपैटिटर्स की तो खैर नेक्स्ट में बात करेंगे, अपने सप्लायर्स के साथ समहाउ वो चाहते हैं कि कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आ जाए, ठीक है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कुछ खास ज़्यादा उसका ट्रेंड नहीं रहा। तो ऑर्गेनाइजेशंस अब क्या करती हैं, दे जस्ट परफॉर्म द आउटसोर्सिंग फंक्शन और ईदर गो फॉर द स्ट्रैटेजिक एलीज, ठीक है। दिस इज लेस, दिस इज समहाउ हैंडी। अपने इंटीग्रेशन के प्रोसीजर्स से या इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज से थोड़ा बहुत हैंडी एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि समहाउ ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स कर ले अपने सप्लाईज को, या जो है वो उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए अपनी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करें, या इंटीग्रेशन नहीं तो समहाउ अपने सप्लाईज को या अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अपने साथ लिंक अप कर ले इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। वेल, नेक्स्ट चलते हैं कंसंट्रेशन कंटिन्यूड। अब कंसंट्रेशन अंडर द ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इसमें हम लोगों ने पहले वर्टिकल ग्रोथ पढ़ी, अब हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को रिकॉल कीजिए, इट जस्ट डिटरमाइंस क्रिएटिंग एलीज अराउंड यू। आप क्या करते हो? अच्छा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुक में डिफरेंट वेज में देखा गया है। यहाँ आपकी बुक में देखिए, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को कहते हैं कि अ फर्म कैन अचीव हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बाय एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशंस इनटू अदर ज्योग्राफिक locations or by increasing the range of products and services offered to current market, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें,
ऑर्गेनाइजेशंस जोग्राफिकल लोकेशन में अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करती है, अपने सब्सिडरीज या फ्रेंचाइजेज क्रिएट करती है, और बाय इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, या तो जोग्राफिकली अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करती है, ग्लोबली या डोमेस्टिकली वो अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने आउटलेट्स को एक्सपैंड करती है, या जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जो है वो बढ़ाती है, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ाती है इन द करंट मार्केट। अच्छा, रिसर्च इसके बारे में कहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, या उनकी सर्वाइवल रेट समहाउ जोग्राफिकल लोकेशन में एक्सपैंड करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। हिस्टोरिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से रिलेटेड सर्टेनली हमारे पास कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज द डिग्री टू विच अ फर्म ऑपरेट्स इन मल्टीपल जोग्राफिक लोकेशंस एट द सेम पॉइंट ऑन अ इंडस्ट्री वैल्यू चेन, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन जब अपने जोग्राफिकल लोकेशन में मल्टीपल एरियाज में ऑपरेट करने का लेवल जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इससे रिलेटेड एग्जांपल है, काइंडली गो थ्रू दिस। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपनी रिलेटेड जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड करती रही है बाय एंड टाइम, एंड सर्टनली जब इसने जोग्राफिकली एक्सपैंड किया और चाइना में जाकर के अपने आउटलेट्स खोले तो वहाँ पर भी एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ अमेरिकन ब्रांड्स को पेनिट्रेट कर दिया और इन प्रोडक्ट्स को लेकर के वो चाइना में एंटर हुई थी, विच सर्टनली इज अ गुड एग्जाम्पल रिलेटेड टू ईच वन ऑफ बोथ प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन या प्रोडक्ट की जो है वो एक्सपेंशन, और साथ के साथ जोग्राफिकली भी उसने एक्सपैंड किया। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की तरफ। हमने कंसंट्रेशन को इन डिटेल पढ़ा। कंसंट्रेशन में हमने दो मेजर काइंड्स पढ़ी, विच आर दी वर्टिकल ग्रोथ एंड दी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। अब हम आते हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास दो किस्म की हो सकती है, ईदर इट इज दी कंसेंट्रिक और दी conglomerate diversification. But what is particularly diversification at first? Diversification को रिचर्ड प्लूमर डिस्कस करते हैं। ही सेज दैट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी करंट इंडस्ट्री के अंदर अगर ग्रोथ पोटेंशियल ना बचे, या करंट इंडस्ट्री के अंदर कंपनी मजीद एक्सपेंशन फेजेस या कोई और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को डेप्लीट होता हुआ पाए, या उसे चांसेस कम नज़र आ रहे हो, तो ऐसी सूरत में कंपनी अपने या तो रिलेटेड इंडस्ट्री में कंसोलिडेट कर जाती है, या जो है वो अपने अनरिलेटेड इंडस्ट्री में कंसोलिडेट कर जाती है, ठीक है, या पेनिट्रेट कर जाती है। अगर वो रिलेटेड इंडस्ट्री में एक्सपैंड करती है अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी प्रोडक्ट लाइंस को, तो ऐसी सूरत में इस डाइवर्सिफिकेशन को कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ग्रोथ थ्रू कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशंस इनटू रिलेटेड इंडस्ट्री मे बी वेरी अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी व्हेन अ फर्म हैज अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज लो। अपनी करंट इंडस्ट्री को वो अगर अट्रैक्टिवनेस उसमें कम रहती है, हम अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस को सेकेंड लास्ट लेक्चर में, बल्कि इनफैक्ट पोर्टर की 6 स्ट्रैटेजीज 6 फोर्सेस जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस को बड़े डिटेल में देखा था। तो काइंडली स्विच ऑन टू दैट टॉपिक कि अट्रैक्टिवनेस क्या है। अट्रैक्टिवनेस जब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी करंट इंडस्ट्री में लो लगती है तो ऐसी सूरत में वो क्या करती है कि रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर स्विच ऑन कर जाती है तो वो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की सिंपली वी कैन पॉट के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्विंग मशीन बना रही है, ठीक है, स्विंग मशीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो क्या करती है, अगर रिलेटेड सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करने का सोचती है तो इट कैन जस्ट गो फॉर कोई अगर किचन अप्लायंसेस की इंडस्ट्री में भी वो एंटर हो जाती है और उन प्रोडक्ट्स को भी अगर वो मेक करना शुरू करती है तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेटेड इंडस्ट्री, यानी एक मशीनिक प्रोडक्शन है उनकी, तो इट कैन बी concentric diversification. Next is the conglomerate diversification. We have discussed the conglomerate
कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस स्ट्रक्चर इन दी सेकेंड लास्ट क्लास। तो ये भी वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अनरिलेटेड डायमेंशंस में, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड करने का सोचती है, क्योंकि उसकी करंट इंडस्ट्री और करंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी अगर अनअट्रैक्टिव हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में कंपनी जो डाइवर्सिफिकेशन परफॉर्म करती है वो कॉन्ग्लोमेरेट टाइप की है। और इसको परफॉर्म करते हुए समहाउ ऑर्गेनाइजेशन के पास आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड फाइन इंफॉर्मेशन और फाइन इन डेप्थ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। बाकी का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक यू।